बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब के हवाले से हम इससे पहले भी काफ़ी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जिनमें ज़ाहिर है वर्ब सेंटेंस का एक मेजर एलिमेंट है, या बल्कि मैं कहूँ बेसिक एलिमेंट है। तो ये गलत ना होगा, क्योंकि सेंटेंस वर्ब के बगैर तो बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जहाँ पे वर्ब आएगा वहाँ पे मिस्टेक का चांस तो मौजूद है। लेकिन इससे पहले हम टेंसेस का टॉपिक पढ़ चुके हैं, और उसके साथ ही एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का, और उसके साथ ही कंडीशनल सेंटेंसेस का, और फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। मतलब ये टॉपिक वर्ब से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से टच रहे। लेकिन आज भी हम वर्ब के ऊपर बात करेंगे। आज हम उन चीज़ों पे बात करेंगे कि जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वर्ब के यूज़ में। वैसे तो मिस्टेक किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे जो मैंने देखा, तो उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स आती हैं, कॉमन एरर्स होती हैं वर्ब से रिलेटेड, उस पे हम बात करेंगे, और उसी से रिलेटेड आपकी बाद में एक्सरसाइज होगी। तो इसमें हम रूल 1 रूल 2 इस तरह से चलेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि ये सेंटेंस है हमारा। हर रूल में इसी तरह से चलेगा कि एक सेंटेंस आएगा विद ऑप्शन, फिर उसके बाद उसके उसके ऊपर हम बात करेंगे, और फिर उसका करेक्ट आंसर बताएंगे। सेंटेंस है, ही सॉ दैट द क्लॉक हैज और हैड स्टॉप्ड। अब इसमें हैज आएगा या हैड आएगा। अब इसके लिए रूल ये है कि पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज, अगर मेन क्लॉज में पास्ट टेंस है, तो जो बाद वाली डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें भी पास्ट टेंस ही होगा। तो इसलिए हैज या हैड, फिर दोनों में से ऑब्वियसली हमारी ऑप्शन हैड होगी, क्योंकि अगर शुरू में पास्ट टेंस है मेन क्लॉज में, तो बाद में जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें भी पास्ट टेंस ही नॉर्मली होता है, क्योंकि उसके साथ उसी का मैच बनता है। जाहिर है कि ही सॉ, उसने देखा। जो उसने देखा वो उस पास्ट के टाइम पे ही हुआ था ना, जो उसने देखा। प्रेजेंट के टाइम पे तो नहीं हुआ होगा जो उसने देखा, तो इसलिए फिर ऑब्वियसली इसमें पास्ट टेंस आएगा हैड। ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। अच्छा, इसी की एक और एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, थोड़ी सी वेरिएशन के साथ। द टीचर ऑब्जर्व दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, या मूव्स अराउंड द सन। अब इसके लिए भी रूल तो वही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी कि आप ये समझ लें कि ऊपर वाला जो रूल है उसमें एक्सेप्शन है, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए सेकंड क्लॉज में, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज में, तो हम उसको पास नहीं बनाते, उसको प्रेजेंट ही रहने देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी हकीकत है जो चेंज नहीं होती। द टीचर ऑब्जर्व दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। टीचर ने ऑब्जर्व किया कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। वो जब टीचर ने कहा उस वक्त भी घूमती है, आज भी घूमती है, कल भी घूमती होगी, तो इसका मतलब ये कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में हम टेंस चेंज नहीं करते किसी भी सूरत में। आगे अगर हम सेकंड रूल इसका देखें, तो सेकंड रूल के मुताबिक सेंटेंस जरा देखते हैं। He helped him more than he helped or helps his own children. He helped him more than he helped his own children, या helps his own children। अब इसमें बात क्या है कि अगर पास्ट टेंस में पास्ट टेंस हो प्रिंसिपल क्लॉज में, यानी कि मेन क्लॉज में पास्ट टेंस हो, जैसा कि ही हेल्प्ड हिम, तो उसको, और उसके बाद देन आ जाए, तो देन के बाद फिर एनी टेंस हो सकता है। इसमें किसी भी तरह से वो जो हम पहले पढ़ा है रूल 1, वो अप्लाई नहीं होता। कोई भी टेंस हो सकता है, यानी कि ये दोनों तरह से आ सकता है। इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा बस। जरा देखें, ही हेल्प हिम मोर देन ही हेल्प्स हिज चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि उसने उसकी मदद की उससे भी ज्यादा जितनी कि वो अपने बच्चों की करता है। अब यहाँ पे अपने बच्चों की मदद करता है एक रूटीन की बात है, किसी एक इंसिडेंट की, किसी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं है। लेकिन जब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं, तो उसने उनकी मदद की, उसने उसकी मदद की उससे भी ज्यादा जितनी कि उसने अपने बच्चों की मदद की। अब ये एक ऐसा टाइम था कि जब उसने अपने बच्चों की मदद की, सिर्फ उसी का रेफरेंस दिया जा रहा है।
अपने बच्चों की मदद का एक जनरल ट्रेंड नहीं बताया जा रहा। तो सिर्फ एक इंसिडेंट की बात हो रही है, एक इवेंट की एक टाइम की बात हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लम इन इट। अच्छा, अब थर्ड पे चलते हैं। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड या हैड डाइड। इसमें उसूल ये है कि ये पास बिफोर पास्ट है। जाहिर है पास में दो काम हुए हैं, पेशेंट के डाई होने वाला और डॉक्टर के अराइव होने वाला, पहुंचने वाला। तो दोनों पास्ट के टाइम पास्ट में ही होंगे, लेकिन जो काम पहले कंप्लीट हो गया वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो बाद में कंप्लीट हुआ वो सिंपल पास्ट में होगा। इसलिए फिर आंसर होगा हमारा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। हैड डाइड पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट आता है पास्ट बिफोर पास्ट के। इसके बाद आगे चलते हैं, तो पाकिस्तान इज इंडिपेंडेंट फॉर द लास्ट 70 years या हैज बीन इंडिपेंडेंट फॉर द लास्ट 70 years। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट ऑब्वियसली हैज बीन लेगा। पॉइंट क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ फॉर द लास्ट 70 years की बात कर रहे हैं। अगर हम फॉर वाली बात हटा दें तो सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो ये एक परमानेंट बात हो जाएगी, क्योंकि पास्ट के किसी भी एक पैकेट ऑफ टाइम, पास्ट के किसी एक ड्यूरेशन की बात नहीं हो रही, तो फिर इज आएगा। लेकिन यहाँ पे तो फॉर 70 years की बात हो रही है, पिछले 70 साल की बात हो रही है, न इस वक्त मौजूदा टाइम की बात हो रही है, न फ्यूचर की बात हो रही है। तो जब बात सिर्फ पास्ट 70 years की हो रही है, तो फिर हमें प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज करना पड़ेगा। इसके बाद है जी, आई विल फोन यू व्हेन ही विल कम बैक या व्हेन ही कम्स बैक। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, लेकिन टाइम क्लॉज में आपको याद होगा कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये पढ़ा था कि टाइम क्लॉज में अगर हमें फ्यूचर का मीनिंग चाहिए तो वो फ्यूचर का मीनिंग मिलेगा प्रेजेंट टेंस से। यानी कि ये व्हेन का वर्ड आने की वजह से बाद वाली जो क्लॉज है ये टाइम क्लॉज बन गई, और टाइम क्लॉज में हम कम्स का वर्ड लिखेंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे, लेकिन मीनिंग इससे हमें फ्यूचर का मिलेगा। मैं तुम्हें फोन करूंगा जब वो वापस आएगा, ठीक है। यानी कि मीनिंग फ्यूचर का मिलेगा, बट लगाएंगे हम प्रेजेंट टेंस। आगे ही नेक्स्ट पे चलते हैं जी। लुक एट द क्लाउड्स, इट विल रेन या इट इज गोइंग टू रेन। इट विल रेन या इट इज गोइंग टू रेन, तो जाहिर है कि ये इट इज गोइंग टू रेन आएगा। इट इज गोइंग टू रेन आएगा क्योंकि ये इमीडिएट फ्यूचर है। देखें ना, फ्यूचर भी तो कई तरह का होता है। फ्यूचर वैसे तो एक जनरल लेवल पे अगर हम देखें तो अनसर्टन है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होना है, ठीक है। लेकिन जब कोई इमीडिएट फ्यूचर हो, जैसा कि अब ये लुक एट द क्लाउड्स, बादल नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब बारिश होने वाली है। तो इसके लिए फिर इज गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आया करती है। इट इज गोइंग टू रेन, इट विल रेन यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट है जी, अनलेस वी स्टार्ट नाउ वी कैनॉट फिनिश इन टाइम। अनलेस, ये क्या है? ये कंडीशन क्लॉज है। अनलेस नेगेटिव कंडीशन को कहते हैं, अनटिल और अनलेस नेगेटिव कंडीशन शो करते हैं। इफ, वेदर वगैरह ये पॉजिटिव कंडीशन शो करते हैं। तो कंडीशन नेगेटिव और पॉजिटिव वो किसी भी तरह की हो, इसके लिए उसूल वही होता है जो अभी अभी हमने टाइम क्लॉज के लिए भी पढ़ा, कि टाइम क्लॉज में या कंडीशन क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर का मीनिंग देता है। हम विल स्टार्ट लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। अनलेस वी स्टार्ट नाउ वी कैनॉट फिनिश इन टाइम, सो स्टार्ट इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट है जी, दिस बुक इज नॉट लॉन्ग, आई विल रीड इट बाय लंच टाइम या आई विल हैव रेड इट बाय लंच टाइम। तो ये है बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट शो करता है कि फ्यूचर के किसी टाइम तक कोई काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वाली सिचुएशन हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं, तो इसलिए विल हैव रेड आएगा। ये भी एक
वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स है जो अक्सर स्टूडेंट की राइटिंग में देखी जाती है, विल हैव रेड इट बाय लंच टाइम। इसके बाद आगे चलते हैं तो रूल नंबर 9, माई फ्रेंड्स हैव सीन द प्राइम मिनिस्टर yesterday या माई फ्रेंड्स सॉ द प्राइम मिनिस्टर yesterday। असल में ये सिंपल पास्ट है, नो इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट, यानी कि ये वो टेंस है, ये वो सिचुएशन है कि पास्ट कंप्लीटली पास्ट ही इसमें है, इसका प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। स्पेशली येस्टरडे का वर्ड हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे सॉ। माई फ्रेंड सॉ द प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे, सिंपल पास्ट टेंस है। ये बात एक खास ध्यान में रखने वाली है कि अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका प्रेजेंट के ऊपर इम्पैक्ट है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है प्रेजेंट पे, तो हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे। आगे चलते हैं। आई सॉ योर ब्रदर दिस वीक या आई हैव सीन योर ब्रदर दिस वीक, ये वही वाली बात आ गई जो मैंने आपको बताई कि अगर कोई कनेक्टेड विद प्रेजेंट है तो कनेक्टेड प्रेजेंट है लेकिन काम कंप्लीट हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, तो आई हैव सीन योर ब्रदर दिस वीक। इसी तरह से आगे चलते हैं। वी हैव फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट एन आवर अगो, वी फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट एन आवर अगो, क्या आएगा? तो बड़ा क्लियर है कि अगो के साथ पास्ट ही आया करता है, सिंपल पास्ट। ठीक है, वी फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट एन आवर अगो। याद रखने वाली बात है कि अगो जब भी आता है तो उस क्लॉज में सिंपल पास्ट आता है। ठीक है, और अगर अगो की जगह पे बिफोर होता तो फिर है फिनिश्ड आता। बिफोर का कॉम्बिनेशन बनता है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ और अगो का कॉम्बिनेशन बनता है सिंपल पास्ट के साथ, ये याद रखना है। नेक्स्ट है जी, आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज आई सॉ इट ट्वाइस या आई हैव सीन इट ट्वाइस। तो इसके लिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा क्योंकि जाहिर है कि ये प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है। I know all about that film because I have seen it twice. I have seen it twice. Have seen आएगा, क्यों? क्योंकि दोबारा भी तो देखी जा सकती है। अभी तक प्रेजेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, ये अभी तक मैंने 2 दफा देखी है, फ्यूचर में और भी देखी जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मसलन एक राइटर है, दो राइटर्स दो राइटर्स हैं, दोनों ने 10-10 बुक्स लिखी। एक राइटर इस उसकी डेथ हो गई और वो दुनिया से चला गया। एक राइटर अभी जिंदा है, जो जिंदा है उस वो और मजीद बुक्स भी लिख सकता है। तो हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक राइटर असद है, तो हम कहेंगे असद हैज रिटन 10 बुक्स, क्योंकि वो अभी मजीद भी लिख सकता है, वो जिंदा है। लेकिन कोई राइटर है जो कि हम कहते हैं शाहिद, तो शाहिद दुनिया से चला गया तो हम कहेंगे शाहिद रोड 10 बुक्स, उसने लिखी। अब वो प्रेजेंट के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, आगे वो दोबारा नहीं लिख सकता, तो इसलिए प्रेजेंट फ्यूचर के साथ उसका कनेक्शन कोई नहीं है, इसलिए वो सिंपल पास्ट में ही आएगा, शाहिद रोड 10 बुक्स। अच्छा आगे चलते हैं तो नेक्स्ट वाला है जी, डिड यू थिंक यू हैव सीन मी समवेयर बिफोर या यू हैड सीन मी समवेयर बिफोर। The point is past before the past. Did you think you had seen me somewhere before? Had seen कौन सा टेंस है? Past perfect। क्यों यहाँ पे आएगा? रीजन वही है पहले वाली, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसको एक्सप्लेन करना जरा दोबारा जरूरी है। डिड यू थिंक, क्या तुमने सोचा? ये पास्ट का कोई टाइम है जब सोचने की बात हो रही है, और उससे भी पहले तुम मुझे मिले थे, तो मतलब पास्ट बिफोर पास्ट हो गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। नेक्स्ट है जी 14, इफ यू हीट वाटर टिल 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल बॉयल या इट बॉयल्स। पॉइंट इज कि ये है जीरो कंडीशन।
जीरो कंडीशनल सर्टेनिटी शो करता है। इफ में इसमें इफ वाली क्लॉज के बाद भी सिंपल प्रेजेंट आता है और उसके बाद भी सिंपल प्रेजेंट आता है। तो इफ यू हीट वाटर टिल 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल बॉयल या इट बॉयल्स, तो आंसर है इट बॉयल्स। क्यों? क्योंकि ये सर्टेनिटी है। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, स्टूडेंट्स, हमने कंडीशनल सेंटेंसेस का जो लेक्चर पढ़ा था उसमें भी ये बात पढ़ी थी, लेकिन वो जरा एक जनरल सेंस में थी। अब यहाँ पे मैं मिस्टेक की सेंस में बात कर रहा हूँ कि मिस्टेक नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं। मिस्टेक यही करते हैं कि वर्ब विल बॉयल अगर लगाएंगे यहाँ पे तो गलत। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सर्टेनिटी है। अगर शर्त पूरी हो जाए, यानी कि अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म कर दें, तो आगे वाला जो रिजल्ट वाला काम है वो जरूर होगा। तो अगर शर्त पूरी हो जाए और रिजल्ट वाला काम जरूर होगा, तो फिर वो सर्टेनिटी होती है, और उस सूरत में हम इसे कहते हैं जीरो कंडीशनल। और जीरो कंडीशनल में दोनों क्लॉजेज में, कंडीशन क्लॉज में भी और रिजल्ट क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे बॉयल्स आएगा। इफ यू हीट वाटर टिल 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉयल्स। आगे है सेकंड कंडीशन, है नहीं, फर्स्ट कंडीशन। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड या यू सक्सीड। असल में ये है फर्स्ट कंडीशनल, इसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, और इसमें इफ वाली क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट आता है और बाद वाली क्लॉज में सिंपल फ्यूचर आता है। तो दोनों जगह पे हमें इसको करेक्ट करना है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ वाली क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट और बाद वाली क्लॉज में सिंपल फ्यूचर। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। राइट? तो अच्छा, अब ये सिचुएशन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वाली बात क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वाली बात ये है कि अगर शर्त पूरी हो जाए तो काफी चांसेस हैं कि यही रिजल्ट निकलेगा। तो वो फर्स्ट कंडीशनल होता है। अच्छा, अब आगे आते हैं सेकंड कंडीशनल की तरफ। इफ यू विल हैव अ मैप आई लैंड या वुड लैंड इट टू यू। जरा सेकंड कंडीशनल चेक करें क्या है। सेकंड कंडीशन होता है सपोजिशन या वीक पॉसिबिलिटी, यानी कि अगर दो सूरतें हैं। अगर शर्त पूरी हो जाए तो वीक पॉसिबिलिटी है कि ये वाला रिजल्ट निकलेगा, तो हम यूज करते हैं सेकंड कंडीशन। या फिर शर्त का पूरा होना ही सपोजिशन वाली बात है, सब शर्त ही पूरी नहीं होनी ऐसी सपोजिशन है। तो दोनों सूरतों में ये सूरत हाल बनती है। इफ आई हैड एन मैप आई वुड लेंड इट टू यू। इसमें इफ वाली क्लॉज में सिंपल पास्ट आता है हैड, और बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर उसके इफ आई हैड अ मैप, अगर मेरे पास मैप होता आई वुड लैंड इट टू यू, तो मैं तुम्हें देता, यानी कि मेरे पास मैप है ही नहीं। बात ही सपोजिशन की, अगर होता तो मैं देता ना, मेरे पास तो है ही नहीं। ठीक है? तो इस तरह से ये सेकंड कंडीशन बनता है। लेकिन बहरहाल आपने नोट ये करना है कि अक्सर जो मिस्टेक्स में आता है, जो करेक्शन के क्वेश्चन में आता है, वो ये होता है जी कि या तो इफ वाली क्लॉज में, यानी कि कंडीशन वाली क्लॉज में कोई टेंस का जो है ना वो स्ट्रक्चर गलत होता है, यानी कि कोई वर्ब का स्ट्रक्चर गलत होता है, या फिर बाद वाली रिजल्ट वाली क्लॉज में कोई ना कोई वर्ब का स्ट्रक्चर गलत होता है। तो इस सूरत में हमें फिर ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा स्ट्रक्चर किस टाइप ऑफ कंडीशनल में आता है, और फिर दोनों साइड पे उसी को पूरा करना होता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ये बनता है थर्ड कंडीशनल। इफ यू वुड हैव या हैड प्रैक्टिस्ड। तो जाहिर है कि ये थर्ड कंडीशन है, ये अनरियल पास्ट को बोलते हैं कि पास्ट में कोई शर्त पूरी होनी थी, पास्ट में ही उसका रिजल्ट निकलना था, ना शर्त पूरी हुई ना रिजल्ट निकला। अब हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं अनरियल पास्ट। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। इफ यू हैड प्रैक्टिस्ड रेगुलरली, हैड प्रैक्टिस्ड पास्ट परफेक्ट, और आगे जाके आता है वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड प्रैक्टिस्ड रेगुलरली यू वुड हैव won द मैच। अगर तुम
बाकायदगी से प्रैक्टिस करते तो तुम मैच जीत जाते। इसके बाद आगे चलते हैं। तो फिर ये टेंसेस का कुछ जो वर्ब से रिलेटेड कुछ इनकम्प्लीशन वाली बातें हैं कि माय ब्रदर हैज डन या हैज एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। असल में ये मिस्टेक क्या है, ये है मिक्सिंग ऑफ टेंस स्ट्रक्चर्स। ये जब आप करेक्ट सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ आएगी। जरा ये देखिए, माय ब्रदर हैज डन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। मिस्टेक क्या आती है कि डन को हटा दिया, ठीक है, तो क्या बना, माय ब्रदर हैज एंड स्टिल डूइंग, यानी कि डन मिस कर दिया। तो मिस्टेक ये है जो हमने करेक्ट की है कि इधर अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका टेंस कंप्लीट आएगा अपने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ, और एंड के बाद अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो भी कंप्लीट आएगा अपने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ। कोई एक मेन वर्ब दूसरे को हेल्प इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि दोनों में फॉर्म ऑफ वर्ब डिफरेंट है। तो इसलिए दोनों एंड के दोनों साइड पे अपने अपने कंप्लीट फॉर्म में आएंगे। आगे चलते हैं। तो रूल नंबर 19, शी बिहेव्स एज इफ शी वॉज या वर अ प्रिंसेस। असल में ये सपोजिशन होती है, इसमें सब्जेंटिव मूड हम इन्हें बोलते हैं टेक्निकली, लेकिन आप सिर्फ ये समझ लें कि एज इफ, वुड, दैट, एज दो वगैरह जहाँ पे भी कोई काश या सपोजिशन का मीनिंग आता है उसमें हम पास्ट की प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। तो शी बिहेव्स एज इफ शी वर अ प्रिंसेस, शी वर अ प्रिंसेस, वॉज नहीं, वर। ठीक है, आम हालात में वॉज आएगा, लेकिन जब इस तरह की सपोजिशन की बात आएगी कि वो इस तरह से बिहेव करती है, वो इस तरह से दिखाती है कि जैसे वो प्रिंसेस हो, जैसे वो शहजादी हो, तो इसका मतलब वो शहजादी है तो नहीं ना, सिर्फ एक सपोजिशन की बात है। इसलिए हम इसके साथ पास्ट का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ये, आई रिफ्यूज मीटिंग हिम या टू मीट हिम। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा ही इन्फिनेटिव आता है, यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई रिफ्यूज टू मीट हिम, रिफ्यूज उन वर्ब्स में शामिल है जिनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे टू मीट लगाएंगे। तो अब हमें क्या पता चलेगा, देखें, उसूल ये है, ये हैं वो वर्ब्स 48 जिनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अच्छा, इन 48 को अब याद कर लेंगे और ये ध्यान में रखेंगे कि इनके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आनी है, इन्फिनेटिव आना है। आगे दो लिस्ट और आ रही हैं, उनके बाद आईएनजी फॉर्म आती है, वो भी आपने याद रखनी है। और उसके अलावा जितने भी वर्ब हैं पूरी इंग्लिश में, उनके बाद हम इन्फिनेटिव या जेरंड, इन्फिनेटिव या आईएनजी फॉर्म कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमेशा जेरंड या आईएनजी फॉर्म जनरलाइज करती है कॉन्सेप्ट को, टाइम को, मीनिंग को जनरलाइज करती है। और इन्फिनेटिव जब भी यूज करते हैं तो वो टाइम स्पेसिफिक हो जाता है, सिर्फ उस टाइम की बात की जा रही होती है जिस टाइम पे वो बात की जा रही है। ठीक है, तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं किसी वर्ब के बाद तो वो मीनिंग को जनरलाइज कर देता है, और जब हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं तो वो मीनिंग को टाइम स्पेसिफिक कर देता है, सिर्फ उसी टाइम के लिए। लेकिन ये वर्ब्स वो हैं कि जिनके बाद हमेशा ही इन्फिनेटिव आएगा। और आगे एक लिस्ट आ रही है कि जिसमें हमेशा ही जेरंड आएगा। अच्छा, अब जरा ये देखिए कि ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा जेरंड आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग, टू रिसीव नहीं आएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर रिप्लाई, तो रिसीविंग आएगा बेसिकली। यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ये रिसीविंग जेरंड के तौर पर आ रहा है, और आपको पता है कि जेरंड नाउन होता है। तो यहाँ पे सिर्फ जेरंड ही नहीं, कोई नाउन भी आ सकता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू
माई एग्जाम्स, टू माई एग्जामिनेशन, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो कोई नाउन भी आ सकता है। और ये वो लिस्ट है, ये पहली लिस्ट है जो वर्ब्स की लिस्ट है, और इसके बाद ये वाली लिस्ट है जिसमें फ्रेजेस आ जाती हैं, ये फ्रेजेस की लिस्ट है। ये दोनों लिस्ट वो हैं कि जिनके बाद हम हमेशा आईएनजी फॉर्म ही यूज करते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग, इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमारा रूल कहता है, रूल है आई आई पॉजिटिव वर्ब के हवाले से। आई मेड हिम टू राइट आएगा या राइट आएगा? तो पॉजिटिव वर्ब ये 5 हैं इंग्लिश में, लेट, मेक, हैव, गेट और हेल्प। ये 5 वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं कि जिनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं विदाउट टू, ठीक है। तो क्वेश्चन, तो आंसर बनेगा आई मेड हिम राइट अ लेटर, मैंने उससे खत लिखवाया। पॉजिटिव वर्ब कॉज बनते हैं, तो इसलिए लिखवाया जब कहना हो तो मेड हिम राइट अ लेटर आएगा। आगे चलते हैं। डेविड यूज टू लिव इन मैड्रिड या यूज टू लिविंग इन मैड्रिड? अब यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर सिर्फ यूज टू है तो। डेविड यूज टू लिव इन मैड्रिड का मतलब कि डेविड मैड्रिड में रहता रहा है या रहा करता था। लेकिन यूज टू के साथ 2 स्ट्रक्चर और भी हैं, ये भी देखें। आई एम यूज टू, अब देखें यूज टू से पहले अगर बी आ गया, बी 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 की फॉर्म्स क्या होती हैं? एज, एम, आर, वॉज, वर, या बी, बीन, बीइंग। कोई भी बी की फॉर्म यूज से पहले आ गई, जैसा कि यहाँ पे एम आ गया, तो फिर हम यूज टू के बाद हमेशा या जेरंड लगाएंगे या कोई नाउन या प्रोनाउन। तो आई एम यूज टू लिविंग अलोन, आई एम यूज टू इट, आई एम यूज टू कुकिंग, इस तरह करके, ठीक है। आई एम यूज टू लिविंग अलोन आएगा, ठीक है। अच्छा, और अब यूज टू का गेट के साथ भी एक स्ट्रक्चर होता है, गेट यूज टू। गेट यूज टू और बी यूज टू में इतना फर्क नहीं है, सिर्फ मीनिंग में थोड़ा सा फर्क आता है, स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है। स्ट्रक्चर मीनिंग में क्या फर्क है कि गेट वहां पे यूज होता है जहां पे एक प्रोसेस चल रहा हो, जैसा कि यहाँ पे देखे ना, ही डज नॉट लाइक दैट स्मॉल टाउन बट ही विल गेट यूज टू इट, कि वो इस छोटे टाउन को, छोटे से कस्बे को पसंद तो नहीं करता, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो हो जाएगा, उसका आदी हो जाएगा। यूज टू का मतलब आदी होता है ना, आदी हो जाएगा। इसका मतलब है गेट यूज टू एक प्रोसेस है, प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन एम यूज टू, आर यूज टू, वॉज यूज टू, ये तो कंफर्म होता है ना उस टाइम के लिए है, या वॉज यूज टू तो पास्ट टाइम के लिए है, इस तरह से। तो ये प्रोसेस को शो करना हो तो गेट यूज टू। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है जी, शी नोज हाउ टू कुक, शी नोज हाउ टू कुक। अब शी नोज टू कुक क्या गलत है? ग्रामेटिकली इसलिए गलत है कि कुकिंग में एबिलिटी आती है, ठीक है। कुकिंग में एबिलिटी आती है, और एबिलिटी, ये वाले जो वर्ब्स हैं नॉर्मली, ये 8 वर्ब्स हैं जो एबिलिटी को शो करते हैं, कोई और भी शो कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह के वर्ब्स जो एबिलिटी को शो करते हैं, उसके बाद हम हाउ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई नो हाउ टू स्विम, ठीक है। आई एक्सप्लेन्ड हिम हाउ टू स्विम। एबिलिटी की बात जब हम करते हैं तो फिर हम वर्ब के बाद हाउ टू स्विम, हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद नॉर्मली हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैटर्न आता है। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि कहीं पे भी जब एबिलिटी शो करनी हो तो हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, सिंपली टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता। अच्छा, आगे चलते हैं। तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा एज आता है, जैसा कि रिगार्ड में आ रहा है, तो पीपल रिगार्ड हिम एज द बेस्ट एक्टर ऑफ हिज जनरेशन, ठीक है। रिगार्ड है। इसी तरह से ये वाली लिस्ट है, नॉर्मली ये वाले 16 वर्ब्स हैं जिनके बाद हम एज का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, एज यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान में रखने वाली कि कंसिडर के बाद एज नहीं लगाना। अक्सर गलती देखी गई है बच्चों की
कि कंसिडर के बाद भी एज लगा देते हैं, कंसिडर उसमें शामिल नहीं है। कंसिडर का करेक्ट बनेगा पीपल कंसिडर हिम द बेस्ट एक्टर ऑफ हिज जनरेशन। अगर रिगार्ड लगा देंगे तो फिर एज आएगा, अगर रिगार्ड नहीं कंसिडर लगाएंगे तो फिर एज नहीं आएगा। ये बात आपने नोट करनी। आगे चलते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो कि डिजायर सिचुएशन बनती है ना, डिजायर, इंटेंशन, रेजोल्यूशन, इंपॉर्टेंस वगैरह को शो करने वाले अगर कुछ वर्ब्स हों, उनके बाद दैट प्लस प्रेजेंट सब्जेंक्टिव आता है। प्रेजेंट सब्जेंक्टिव, और प्रेजेंट सब्जेंक्टिव के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, सिंपल फॉर्म आती है। कोई उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, कोई इज एम आर का इजाफा नहीं, कोई आईएनजी, कोई ईडी, कोई एस का, किसी का कोई इजाफा नहीं, जैसा कि हैज लिखा हुआ है, आप देख लें जी। इसको आप इस तरह से समझ लें, ये देखें, इट इज इसेंशियल दैट एवरी चाइल्ड हैव द सेम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। हैज नहीं, हैव। अच्छा, अब यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि अगर हम मीनिंग उर्दू में करते हैं ना, तो यहाँ पे शुड का मीनिंग आता है चाहिए, उसको मिलनी चाहिए। वो चाहिए का जो शुड का मीनिंग आता है ना, बस यही यही चीज शो करती है कि यहाँ पे शुड नहीं आना, सिंपल फॉर्म आनी है जो बेस फॉर्म है, क्योंकि पहले इसेंशियल आ चुका है और उस इसेंशियल के अंदर शुड का मीनिंग मौजूद है। अच्छा, आगे चलते हैं कि अगर इस तरह से ये रेजोल्यूशन या कोई डिजायर वगैरह हो, तो उसके बाद कोई अगर इस तरह से आ जाए स्ट्रक्चर, तो ये हैं वो नॉर्मली वर्ब्स जो कि शो करते हैं एडवाइस, आस्क वगैरह। ये वो वर्ब्स हैं कि जिनके बाद दैट और दैट के बाद आगे पूरी क्लॉज आए तो उसमें फिर सिर्फ सब्जेंक्टिव फॉर्म आती है। सब्जेंक्टिव फॉर्म का मतलब सिंपल फॉर्म, उसके साथ कोई इजाफा नहीं होता किसी भी चीज का। और इसके बाद ये रूल आप देखिए, ये लास्ट वाला है, हैविंग, प्लेइंग या प्लेइंग, सिर्फ प्लेइंग नहीं, ये आएगा हैविंग प्लेड। ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा है। परफेक्ट पार्टिसिपल कहते किसे हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म को। ठीक है ना। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म को, जैसे हैविंग प्लस प्लेड लिखा है, तो हैविंग प्लेड को हम कहेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल उस वक्त आता है जब हम किसी चीज की कंप्लीशन का मीनिंग देना चाह रहे हो सब्जेक्ट के हवाले से। तो सब्जेक्ट ही है तो हम कहें हैविंग प्लेड क्रिकेट ही वेंट टू बेड। क्रिकेट खेलने के बाद वो सोने के लिए चला गया। तो क्रिकेट खेलने के बाद, ये मीनिंग इसमें आ रहा है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।